नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देहरादून में प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान रोड शो में सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित रोड शो किया जा रहा है। आपको बता दें कि धाकड़ धामी जिंदाबाद के नारे भी रोड शो में लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी का मनोबल भी बढ़ाया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का मुख्यमंत्री धामी ने अवलोकन भी किया। कुशलता से राज्य के तंत्र ने काम किया है। देश के तंत्र के साथ मिलकर अनेक लोगों ने उसकी पूरे देश भर में भी सराहना हुई है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय और कानून बनाए हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे पूरे देश में यूसीसी सबसे पहले लागू करना हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो। ऐसे सभी नवाचारों को या अभी सख्त भू सुधार की दिशा में भू कानून बनाना हो, तो ये सभी काम इन सालों में आगे बढ़े हैं। हमने एक अच्छी शुरुआत की है, अनेक चुनौतियों का सामना किया है। आने वाले समय में हम जो बची हुई हमारे सामने चुनौतियां। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन अब यह मुद्दा सियासी तकरार में बदल गया है। अवैध मदरसों को बाहर से फंडिंग मिलने की आशंका जताई जा रही है, जिस पर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई के समय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अवैध फंडिंग हो रही थी तो सरकार पिछले 8 सालों से क्या कर रही थी। यदि बाहर से हो रही है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में चूड़ियां पहना रखे हैं, कानून है तुम्हारे पास, क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे हो? ये तो सरकार का काम है। मतलब 8 साल तक तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाया कहाँ से आ रहा है, क्या सूत्र पे, कैसी सरकार है तुम्हारी? अपनी क्यों मजाक बना रहे हो? और अवैध है तो फिर 8 साल से उनकी अर्जियों को क्यों पेंडिंग रखा हुआ है, क्यों चलने दिया है? और ठीक है, तुमको ईद के दिन याद आ रही है, ईद के समय में और रमजान के महीने में याद आ रही है कि मदरसे गलत है। अरे गलत है तो तुम्हारा मदरसा बोर्ड क्या कर रहा है? तुम नहीं तो बना, तुम्हारा ही तो मदरसा बोर्ड है, तुम्हारे ही चेयरमैन है, तुम्हारे ही मेंबर है। वो क्या कर रहे हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं? यदि ऐसा कुछ हो रहा था तो उसकी सजा उन बच्चों को क्यों दे रहे हो? कहाँ जाएंगे वो बच्चे पढ़ने के लिए? और भाजपा वालों को बता दीजिएगा, उनमें कुछ हिंदू बच्चे भी जो उन मदरसों में पढ़ रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर भी सवाल। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मानव वन्यजीव संघर्ष से उत्तराखंड में होने वाली जनहानि का मुद्दा सदन में उठाया, जिसमें उन्होंने ऐसे नरभक्षी जानवर के शीघ्र उन्मूलन की दृष्टि के नियमों में सुधार की केंद्र से मांग की है। देखिए, जिहाद का आशय स्पष्ट है। जो लोग अपने धार्मिक संदर्भों का संरक्षण करते हुए अपने समुदाय के साथ सामूहिक रूप से और एक सशरीर दूसरी विचारधारा का विरोध करने के लिए निकलते हैं, उसे ही जिहाद कहा जाता है, देखा जाता है। इतिहास में हम सबने इसको भी देखा भी, समझा भी है। लेकिन आज कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से जिहाद की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, आने वाले चुनाव में जनता, देवभूमि की जनता उनको करारा जवाब देगी। कांग्रेस वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों और जो मदरसों के संदर्भ में और मजारों के संदर्भ में जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, जो देवभूमि के देवतिलेश्वरों को बिगाड़ने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसका जवाब भी जनता देने वाली है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी के इस निर्णय का, देवभूमि के देवतिलेश्वरों को बनाए रखने का जो निर्णय है और जिस प्रकार से अवैध मदरसों पर बैन लग रहा है, वो सीज किए जा रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जनता इस कार्य में मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अगर उन्होंने बीजेपी की तरह हवाई राजधानी घोषित कर दी होती तो बीजेपी को जुमे की नमाज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और छठ की छुट्टी याद नहीं आती।
हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने तीखा पलटवार किया है। नहीं करती तो वो भाजपा कभी भी शासन में नहीं आ सकती थी। इस पर भाजपा का क्या कहना है? देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो कांग्रेस पार्टी के बहुत लंबे समय से बागडोर संभालते रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय हरीश रावत जी हैं, वो जो लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पश्चाताप की पीड़ा निकल रही है। और जब उनको प्रदेश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, उस समय सिर्फ और सिर्फ या तो भ्रष्टाचार की गंगा बहाते रहे प्रदेश के अंदर। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। हम आबकारी की बात करें, खनन की बात करें, भ्रष्टाचार की चरम सीमा उस समय प्रदेश में होती थी। अराजकता पूरे प्रदेश के अंदर फैली हुई थी। और इसके साथ ही अगर आदरणीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि बीजेपी को जुम्मे की नमाज की छुट्टी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छुट्टी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बातें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही है कि हमने जुम्मे की छुट्टी करी हो या मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने की बात की हो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन चीजों का, आदरणीय हरीश रावत की इन चीजों का विरोध किया है, तो उत्तराखंड की जनता ने इसको स्वीकारा भी है और उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है और आदरणीय हरीश रावत जी के नीतियों और कांग्रेस पार्टी के नीतियों के खिलाफ वोट किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से सरकार में आई है। इसलिए मुझे लगता है आदरणीय हरीश रावत जी को सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप के अलावा उनके पास कुछ बचाव नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, हम शुरू से ही एक बात कह रहे हैं कि जिनके कल्याण के लिए वो एक कानून ला रहे हैं, पहले भी वक्फ विधेयक में संशोधन किए गए हैं। अगर उनको लगता है कि ये संशोधन जरूरी तो जिनकी भलाई के लिए है वह समाज को तो विश्वास में लें। उन्होंने जेपीसी में विपक्ष के सदस्यों को की राय को भी नहीं माना है। ऐसे में माफ कीजिएगा, उसे ऐसे नहीं थोपा जाना चाहिए। में सरकार लाने जा रही है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, हम प्रारंभ से ही एक बात कह रहे हैं कि जिनके कल्याण के लिए तुम इस कानून को ला रहे हो, पहले भी वक्फ एक्ट में संशोधन किए गए हैं। यदि संशोधन आवश्यक समझते हो तो जिनकी भलाई के लिए है उस समाज को तो विश्वास में लीजिए, उनके प्रमुख संगठनों को विश्वास में लीजिए। आपने तो किसी पर आप तो थोप रहे। आपने जीपीसी में भी जो विपक्ष के सदस्य थे उनकी राय को नहीं माना। कहीं पर भी आप राय मानने को तैयार नहीं है। जो हमने कहा वही कानून, तो कोई भी सामाजिक कानून जिसके इस तरीके के रेमिफिकेशन हो, जो देश की सौहार्द को बिगाड़ सकता हो, तो आप उसको यूं ही नहीं थोपा जाना चाहिए। ये हम आप भी कह रहे हैं, बहुमत आपके पास है, बाकी आप जाने, बाकी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जाने, चिराग पासवान जाने। उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का समर्थन किया और सरकार से इस मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। सूर्यकांत ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत ने दूसरी बार लोकसभा में अपनी ही सरकार पर अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी सारे गंभीर आरोप लगाए हैं सांसद ने त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े आरोप इन्होंने लगाए हैं और कांग्रेस के साथ मैच कर रहे हैं? और हमें लग नहीं रहा है, ये सत्यता है। कांग्रेस जो खनन के बारे में लगातार बात करती आई है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हम सारी पार्टी के लोग अवैध खनन के बारे में जो आवाज उठाते आए हैं, आज ये साबित हो गया है। जिस प्रकार से लोकसभा में लगातार दूसरी बार इस प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं हरिद्वार से,
उन्होंने हमारी बात पर मोहर लगा दी है कि राज्य में अवैध खनन हो रहा है। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन का ढुलान करने वाले डंपर्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज लोगों की जान ले रहे हैं। प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। प्रदेश में जो सरकारी संरक्षण है वो खनन के लोगों को, जो अवैध खनन कर रहे हैं, उनको प्राप्त है। ये भैया वो कह रहे हैं, तो जब वो कह रहे हैं तो हमारी बात पे मोहर लगा रहे हैं। इसीलिए हमने आज कहा है राज्य की सरकार से जवाब देवे। और सरकार का कोई सचिव नहीं जवाब चाहिए हमको, राज्य के मुख्यमंत्री जी का जवाब चाहिए, राज्य की सरकार का जवाब चाहिए। उत्तराखंड के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। अधिकारियों ने टोल प्लाजा का निरीक्षण किया और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। टोल प्लाजा पर एक खनन से भरे डंपर ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग बाल बाल बच गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। देखिए, अगर उस घटना की बात करेंगे आप, तो घटना में यही निकल के आया है कि गाड़ी का जो है ब्रेक फेल था, मैकेनिकल फॉल्ट था। टोल अपनी जगह सही है, टोल पे सभी गाड़ियां, कोई ट्रैफिक नहीं था टोल पे उस टाइम पे, सभी गाड़ियां अपनी लेन में लगी हुई थी। अब मैकेनिकल फॉल्ट था, पीछे से गाड़ी आई है और वो ड्राइवर जो है ब्रेक नहीं लगा पाया, इस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। खास करके जब आप देहरादून से हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो उधर वो अप साइड है, और जब आप हरिद्वार से देहरादून तरफ आते हैं तो डाउन साइड है। बट टोल जो हमारा लोकेशन है वो बिल्कुल फ्लैट है, उससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे ऐसा कोई ढलान नहीं है, क्योंकि हमारी IRC की जो गाइडलाइन है वो 8% तक हमें ढलान की अनुमति देती है। जैसे पहाड़ों में भी सड़कें बनती हैं, हर जगह बनती हैं, चलो यहाँ पहाड़ में टोल नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में पहाड़ में टोल है। तो टोल का ढलान से ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब जो हम अगर लिमिट में सड़क बना रहे हैं 8% तक ढलान हो तो कोई इशू नहीं है। और हमारे वहाँ तो 2 या 3% का ही ढलान होगा, या 1% का होगा, से इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो प्लेन एरिया है, यहाँ ढलान होने का उतना ज्यादा है नहीं। तो आप मानते हैं % मानक के साथ है। इनफैक्ट IRC में जो सुरक्षा की चीजें दी हुई हैं उसको तो हमने लगाया है। एडिशनल जो रोड सेफ्टी की विजिट होती रहती है, RTO के साथ विजिट होती रहती है, और जो लीड एजेंसी है ब्लैक स्पॉट्स की, उनके साथ जो विजिट होती है, उनके भी अगर कोई डायरेक्शन दिए जाते हैं या DM साहब की तरफ से कुछ एडिशनल डायरेक्शन आते हैं तो एडिशनल प्रोटेक्शन मेजर भी हम लेते हैं। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के अवैध खनन को लेकर दिए गए बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है। यदि कहीं कोई शिकायत आती है तो प्रशासन और खनन विभाग तुरंत कार्रवाई करता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गलतफहमी में आकर खनन को लेकर बयान दिया। अनिल डब्बू ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धामी सरकार ने पारदर्शी खनन नीति अपनाई है, जिससे अब तक के सभी सरकारों से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। उन्होंने कहा कि अगर त्रिवेंद्र रावत को अवैध खनन को लेकर कोई ठोस जानकारी है तो वे सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पता नहीं क्यों किस गलतफहमी में उन्होंने ऐसा बयान दिया, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड खनन पर राजस्व वसूला जा रहा है। मुझे स्वयं पता है कि एक आदमी मेरी सिफारिश में आया, 35,000 जुर्माना छोड़ा नहीं, और एक रिकॉर्ड, कहीं कोई चोरी नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। छोटी मोटी घटनाएं अगर होती हैं सरकार के या प्रशासन के संज्ञान में, मीडिया छापा मारा जाता है। इसमें प्रशासन सरकार के निर्देशानुसार। हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र से पहले प्रशासन और शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। निजी स्कूलों को फीस, किताबों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने हल्द्वानी के निजी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने साफ कर दिया कि स्कूलों को सरकार के नियमों का पालन करना होगा। इसमें ये प्रशासन के साथ में जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी, SDM पारितोष वर्मा जी और ARTO सर, सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है, जिसमें सभी निजी विद्यालय, पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे, जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। दूसरा, पुस्तकों के बारे में जो गाइडलाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या हमारे एक्ट के अनुसार, जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, डायरेक्टर महोदय के या CBSE के, उसके अनुसार ही जो NCERT की पुस्तकें चलती हैं
एनसीईआरटी की ही पुस्तकें चलाई जाएं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अतिरिक्त पुस्तक लगाई जाती है तो उसका मूल्य भी एनसीईआरटी बुक के समकक्षी होना चाहिए और ये पीटीए की जो खुली बैठक होती है उसमें ही तय किया जाना चाहिए। और फीस वृद्धि की जो शिकायतें आ रही थी, तो जो अधिनियम है उसके अनुसार ही फीस वृद्धि रखी जाए, उसके इतर ना की जाए, ये निर्देश उनको दे दिए हैं। और सभी संस्थानों को तंबाकू फ्री और नशा मुक्त रखना है, ये प्रमाण पत्र भी मान लिया है। और जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी कमेटियां बननी हैं वो भी विद्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है। और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जो निर्देश थे और भवन जैसे चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, और जो जो सुविधाएं बच्चों को चाहिए या ड्रेस कोड के बारे में भी उनको जानकारी दे दी गई है कि बार बार ड्रेस ना बदली जाए और किसी भी दुकान से कपड़ा खरीद के बच्चा या गार्जियन ड्रेस सिलवा सकता है और उसको पर्याप्त समय दिया जाए, ये भी उनको निर्देशित कर दिया गया है। देखिए, हमारा जैसे कि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ में जितने विद्यालय उनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में जो सीबीएसई की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए, इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। आरटी में पंजीकरण तथा अपनी वेबसाइट पर सभी जो आपकी फीस और अन्य सूचनाएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जसपुर के गांव कलियावाला से है, जहां गांव के भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग और गन्ना विभाग सहित अनेक विभाग के अधिकारियों द्वारा पहुंचकर क्षेत्र के दूर दराज से आए लोगों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे किसानों को विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सत्ता ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जसपुर तहसीलदार शुभांगिनी सिंह भी मौजूद रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विभागों के मौजूद अधिकारियों ने खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित क्षेत्र के 5 किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। ब्लॉक जसपुर में किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ है और यहाँ पर हमने प्रतिभाग किया है और हमारी तरफ से किसानों से ये अनुरोध किया गया है कि 31 मार्च के बाद कोई भी जो है वो धान की फसल ना लगाएं और धान प्रतिबंधित है पूर्ण रूप से। तो हमारा ये अनुरोध सभी लोगों से है, हम आपके माध्यम से भी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग धान इस बार ना लगाएं और अन्य जो अल्टरनेट फसलें हैं उनकी तरफ जाएं। की मशीन को लेके यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें अपडेट किया है, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस ब्लॉक को भी जो है मशीन मिल जाए या फिर हम अपने माध्यम से उच्च अधिकारियों को जो मैसेज है किसानों का वो प्रेषित कर सकें। वाला में प्रेम सिंह सहोता जी के निवास स्थान पर मत्स्य विभाग की मीटिंग रखी गई है, जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से किसान यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें पशुपालन विभाग भी पहुँचा है, कृषि विभाग भी पहुँचा है, उद्यान विभाग भी पहुँचा है, गन्ना विभाग से भी आए हैं। उन्होंने अपने विभाग की जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी विस्तारपूर्वक किसानों को दी गई है, जिससे आने वाले समय में किसान उन योजनाओं की जानकारी लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। इसी प्रकार की गोष्ठी आए दिन हम भिन्न भिन्न गांव में जाके करते रहते हैं आत्मा योजना के तहत। तो कुछ पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को पुरस्कार देना था, किसी कारणवश किसान वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, वो आज पुरस्कार आज हमने जहाँ मंच से वो आईडी महोदय जी पहुँचे थे, उनके माध्यम से किसानों को 5 किसानों को पुरस्कार दिए गए हैं। तो वो किसान बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं सभी जहाँ पर पहुँचने वाले किसानों का और जिन्हें पुरस्कार दिया सभी को धन्यवाद करता हूँ। तो मीडिया बंधुओं को भी लगातार अधिकारी लोग पहले भी समय समय पर मीटिंग करते आए हैं कि बेमौसमी धान ना लगाया जाए। इसमें किसानों के लिए मार्च तक की सीमा दी गई है, जिनके खेत जिनमें मटर लगा था, आलू लगा था, वो किसान अपना धान लगा सकते हैं। लेकिन मार्च के बाद में जो धान लगता है, जैसे गेहूं काटा जाता है, उसके लिए दूसरी जो फसलें हैं जैसे मक्का है, उन पर ज़्यादा सरकार का भी प्रावधान है और किसान भी अपनी तरफ से बेमौसमी धान को छोड़ रहा है। खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने एनएच के अधिकारियों से वार्ता कर खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग के पेचवर्क और राजमार्ग के निर्माण के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि पेचवर्क का कार्य प्रगति पे है।
आपको बता दें कि विगत दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मार्ग के रुके हुए पेचवर्क और सुधारीकरण कार्य को पूरा करने के लिए शिकायत की थी, जिसके क्रम में पेचवर्क के कार्य को पूरा करने का आदेश दिया जा चुका है। जल्द ही पेचवर्क का कार्य संपन्न होगा। वहीं पालिका अध्यक्ष जोशी ने अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार और जेई रंजीत बहादुर सिंह से कार्य की प्रगति रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हुए कार्य की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा। एक अपनी बात को माननीय एसडीएम साहब के सम्मुख उन्होंने रखा था कि काम में देरी हो रही है, और देरी का एक कारण जो बीच में हमारा त्यौहार पड़ जाता होली का, उसकी वजह से भी, और ये कार्य अब पुनः चालू हो गया। आज एक्शन साहब भी इसको देखने आए हुए हैं एनएच के, और जेई साहब लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं, और ये यथाशीघ्र ये काम चालू हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि वो जाके जो गलत काम हो रहे हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि एक थोड़ा सा इसमें मैं इतना ही ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि ठेकेदार द्वारा कुछ कमियां की जा रही थी। इसके बारे में हमने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया था। उच्चाधिकारियों द्वारा उनको तलब भी किया गया था ठेकेदार को, और वो काम के हमारा तो सबसे पहला उद्देश्य है कि काम की गुणवत्ता खराब ना हो। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा जो लो टेंडर डाल करके ठेका लिया गया, तो उसको भी कुछ परेशानियाँ आ रही होंगी, लेकिन जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को पूरा करवाएं, और हम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लगातार ये बातें दें, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है वो पूरा। 1,59 लाख के आसपास का था जो इन्होंने 1,28 लाख में ले लिया था। अब ये तो थोड़ा ठेकेदार से ही पूछा जाएगा कि उन्होंने कम में क्यों ले लिया, लेकिन यथाशीघ्र इस पर एक और टेंडर होने वाला है जो लगभग 31 करोड़ का, और उसका शीघ्र ही निस्तारण होने वाला, और वो यथाशीघ्र उसमें काम चालू होने वाला, और आपको दिखाई देगा वो काम भी। उसमें कोई गड्ढा नहीं पड़ रहा है। हमने इसका जो एस्टीमेट बनाया था एसटीएमसी में, वो पैच रिपेयर का बनाया था 2 पार्ट में। जो बड़े और गहरे पैचेस थे उसको हॉट मिक्स प्लांट से, माल से और रोड पे पेवर यूज़ करके सही करना था, और जो थिनर पैचेस हैं उनको मैनुअली मिक्सॉल से पीसी करके करना था। होली से पहले हमने गहरे बड़े बड़े पैचेस जो थे वो सब कंप्लीट कर दिए थे, और उसके बाद मशीनें, पेवर सब चली गई, तो जनता को ऐसा भ्रम हुआ कि आधा अधूरा काम करके ही हम भाग गए। लेकिन पार्ट 2 जो मैनुअल करना था वो अभी भी चल रहा है, और ये भी चलता रहेगा जब तक कि इस पे मेजर सैंक्शन हमने मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, वो सैंक्शन होने की कगार पे है। उम्मीद है उस कार्य के सैंक्शन होने तक हम इसको अच्छा कर लेंगे। ये सर टेंडर कितने किलोमीटर का हुआ था? ये टेंडर पूरी रोड का हुआ था, जिसमें जहाँ जहाँ पैचेस थे उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट करके एस्टीमेट बनाया गया था। ये एस्टीमेट ही पैच रिपेयर का है। जो जितने पैचेस थे इस रोड पे पूरी लंबाई में 13.200, तो सर इस जितने पैचेस मैं बताता हूँ, अभी हमारा जो सैंक्शन एक्सपेक्टेड है उसका टेंडर हमने आज इनवाइट कर लिया है। उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब हम कॉन्ट्रैक्टर को इशू करते हैं, उस दिन ये एसटीएमसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो उसके एलओए इशू करने तक जितना भी पैच बचा हुआ है ये सब ये कॉन्ट्रैक्टर करेगा। जितनी क्वांटिटी इसके कॉन्ट्रैक्ट में है ये पूरा करेगा। ये कितना इनके पास टाइम अगले साल 2026 के फरवरी तक है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एसटीएमसी का, लेकिन उसके बावजूद हम इस रोड की दशा जिस हालत में थी उसको जितनी जल्दी ठीक करें, इसलिए हमने इसका डिटेल्ड एस्टीमेट भी भेज दिया है, जो होपफुली अगले 3-4 दिन में सैंक्शन हो जाए। सर कितने का जो पहले हमने एस्टीमेट सैंक्शन कराया है पैच रिपेयर का, उसमें वर्क की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए की। अभी जो हमने वर्क प्रपोज किया है ये एस्टीमेट है 31 करोड़ का। इसमें बिल्कुल खटीमा से मंझोला तक पूरा कैरेज वे में 3 लेयर का बिटुमिनस वर्क है, ताकि अगले 5 वर्षों तक कम से कम कोई यहाँ से ऐसी शिकायत ना आए कि रोड में पैच हो गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि उपनल कर्मचारी सालों से नियमित होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मानने को तैयार नहीं है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने साथ ही कहा कि जिस तरह से प्रदेश में आज शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, उससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं।
कहना चाहता हूं कि ओपनल कर्मचारी जो कि हाई कोर्ट से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए हैं, अभी तक उनके भविष्य का कोई फैसला नहीं हो पाया। शिक्षा जगत में प्रमोशन का कहीं नाम निशान नहीं है। जो हमारे पूरे प्रदेश में हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पद रिक्त पड़े हैं, जिन पदों का अभी तक सृजन नहीं हुआ है इतने वर्षों में, तो इनके 3 साल खस्ता हाल नजर आए हैं। और ऐसे ही जो है लचर कानून व्यवस्था पे अंकिता भंडारी हत्याकांड के सवाल पर जो स्थिति आई है प्रदेश में। हरिद्वार एसएसपी परमेन सिंह डोभाल ने आपको बता दें कि मंगलौर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने कोतवाली में मौजूद असलाह की निरीक्षण की, उसके बाद तमाम कोतवाली के बहुत से बारीकी के साथ निरीक्षण किए। आपको बता दें कि एसएसपी ने अच्छा काम करने वाले रात्रि प्रहरियों को पुरस्कृत भी किया। मंगलौर में गुम हुए मोबाइल जो कि मंगलौर पुलिस ने ढूंढ निकाले थे, एसएसपी ने मोबाइल मालिकों को वापस कर दिए। कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है और ये एक प्रोसेस है जो पुलिस विभाग में समस्त थाने किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनका वहाँ रहने वाले हमारे जो कर्मी हैं उनका रखरखाव वो कैसे वहाँ रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनके जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो यहाँ पर सारी पुलिस से रिलेटेड जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं उनका रखरखाव कैसा है। और इस परिप्रेक्ष्य में एसएसपी के स्तर से आज एक निरीक्षण किया जा रहा है और अभी तक मैं कह सकता हूं कि संपूर्ण थाना यहाँ पर एसपी ग्रामीण सीओ सभी लोग मौजूद हैं, इनकी कार्य क्षमता के अनुरूप और इनका जिस प्रकार भी हमारे पास मैन पावर है उसके अनुरूप इनका कार्य संतोषजनक है। मैं इस पर उम्मीद करता हूं कि पुलिस लगातार कानून व्यवस्था के नियंत्रण के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था का नियंत्रण और साथ में ही जो हमारा मैन पावर का जो मैनेजमेंट है उसको, जो थाना प्रभारी है, सर्कल अफसर हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।